अबू सलीम पूरा हीरो स्टाइल में रहता है। लेकिन एक बात सुनो, लगता हीरो है, मैंने उसको देखा था, वो बकरी के बच्चे के बराबर है, बहुत छोटा था, मेरे अंगूठे के बराबर है। तो इसने क्या किया था कि यहाँ से भागा तो वहाँ नेपाल के आईजी का घर किराए पे ले लिया, बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव ने दुबई से चला तो उसने अपना नाम बदल कर लिया ओम प्रकाश अग्रवाल, और अपने साथ एक कोई क्रिमिनल था, उसकी बीबी ले ली और उसका बच्चा ले लिया। बबलू श्रीवास्तव जो आपने बोला कि दुबई से उन सिंगापुर, तो माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम डी कंपनी ने मुखबरी करी थी। एक चीज़ याद है कि उसकी मेमोरी बड़ी शार्प थी, 200 टेलीफोन नंबर याद रखता था। जेल में बैठ के ही मैंने उसकी मदद मांगी थी। चंडीगढ़ से जब हाईजैक हो गया तो पहले प्लेन लैंड किया लाहौर में। मैंने शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईजैकिंग्स की तफ्तीश करी है। तो श्रीनगर से उसी साल 84 में दूसरी हाईजैकिंग हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कश्मीरी मूल की छात्रा जी, जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वो इस लड़की को बहुत हैरेस कर रहा था और परेशान कर रहा था, स्टॉकिंग कर रहा था। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कब हुई थी? जब वो आए तो उसके पास में एक आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में गया, उसके यहाँ बेल्ट थी जिसमें बेल्ट में कम से कम 4 से 5 किलोग्राम RDX था। ह्यूमन बॉम्ब्स की 2 टांगें यहाँ से नीचे, हाँ, ये इंटैक्ट थी। बाकी उसकी बॉडी तो आप यहाँ से नट जाओ, यानी भाग जाओ, मैं कुछ बड़ा करने वाला। हाँ, उनमें 3-4 तो पुलिस कांस्टेबल ही थे जो अच्छा। सिक्योरिटी के थे। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, वो दौर जब देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक के बाद एक मामलों में मात मिल रही थी। CBI में एक अफसर ने आतंकवादियों की नाक में नकेल कस दिया था। गैंगस्टर डिप्लोमेसी में भारत की जीत की कहानी लिखी। 1972 बैच के राजस्थान कैडर के IPS अधिकारी ने लगभग 2 दशकों तक CBI में अपनी सेवाएं दी। देश के कई पेचीदा मामलों की जांच की, चाहे वो आतंकवाद हो, गैंगस्टर अबू सलेम की और बबलू श्रीवास्तव की प्रत्यर्पण हो, या फिर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की गुत्थी को सुलझाने की। आज हमारे साथ ML शर्मा सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शो में आए। 1972 बैच के IPS अधिकारी, जी, CBI में एंट्री कैसे हो गई आपकी? देखिए, जैसे आपने कहा 1972 में IPS में आ गया, राजस्थान काडर मिला, वहाँ 10 साल जेलों में काम किया। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैं CBI में आना चाहता हूँ। बाबा साहब डायरेक्टर थे, JS बाबा। अच्छा। अभी वो जिंदा हैं। अच्छा। 96 साल के हो गए हैं। तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा था, तो उन्होंने हमें CBI में ले लिया और इस तरह से हम CBI में आ गए। तो CBI में पहली पोस्टिंग कौन सी थी और पहला केस कौन सा था? देखिए, CBI में मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही थी, क्योंकि दिल्ली में ही बड़े बड़े केस इन्वेस्टिगेट होते हैं। बाकी जो मुफस्सिल ब्रांचेस हैं, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, जबलपुर है, वहाँ छोटे छोटे एंटी करप्शन के केसेस होते हैं, तो मेरी दिलचस्पी भी नहीं थी और मुझे दिल्ली में पोस्टिंग मिल गई। और पहला केस वो जो है हमारी उस ब्रांच में, मैं ब्रांच का हेड था, तो सारे मर्डर के इन्वेस्टिगेशंस थे, कत्ल के इन्वेस्टिगेशंस थे। तो उसमें एक केस मध्य प्रदेश का था, एक केस दिल्ली का था, एक केस मध्य प्रदेश का था। ऐसे करके केस मिले। जब वो केस सुलझ जाते थे, दूसरे केस आ जाते थे। और फिर इस पोस्टिंग 2 साल मैंने इस पोस्टिंग में काम किया। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं स्पेशल ब्रांच में चला गया। दूसरी पोस्टिंग मेरी उस ब्रांच में हुई जहाँ भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध हम इंटेलिजेंस कलेक्ट करते थे। इसी बीच में चंडीगढ़ से हवाई जहाज़ उड़ा इंडियन एयरलाइंस का, तो उसका आतंकवादियों ने हाईजैकिंग कर लिया, तो वो केस हमें मिला और 2 साल उसमें लग गए। तो कब हुआ था ये हाईजैकिंग? ये हाईजैकिंग हुआ था 1984 में। अच्छा। मैंने ज्वाइन किया 1982 में, तो 2 साल में तो मर्डर के केसेस के इन्वेस्टिगेशन किए। 1984 में इधर ट्रांसफ़र हो गया, हाईजैकिंग हो गया, तो इस केस का तफ्तीश हमें मिल गया।
चंडीगढ़ से हाईजैकिंग हुआ था। कौन सा प्लेन था? ये कितने प्लेन सवार थे? इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था और 136 सवारियां थीं और इसका हाईजैकिंग का टर्मिनेशन दुबई में हुआ और दुबई से हाईजैकर्स को प्रत्यार्पण नहीं डिपोर्टेशन कराया। एक स्पेशल एयरक्राफ्ट जो लोकल गवर्नमेंट थी उसने, दुबई गवर्नमेंट ने बहुत मदद करी, तो अमेरिका का एक स्पेशल एयरक्राफ्ट हायर किया, उसमें उनको बिठा दिया और उनको दिल्ली में उतार लिया। फिर उनकी ट्रायल हमने अजमेर में कराई क्योंकि आतंकवाद का माहौल था तो दिल्ली में रखना ठीक नहीं था, तो अजमेर में उनकी ट्रायल चली 12 साल और उन सबको लाइफ टाइम मिला। फिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत हो गई 12 साल के बाद में और केस इस तरह से चलता रहा। नहीं, ये हाईजैकिंग वाली थोड़ी हमें बता सकते हैं कब हाईजैक हुआ और किस मैंने सीबीआई की भूमिका क्या थी उसमें? नहीं, हाईजैकिंग हो गया, हम्म अब किसी को इन्वेस्टिगेट करना है हम्म तो चंडीगढ़ पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है हम्म और सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। हम्म तो चंडीगढ़ पुलिस ने इन्वेस्टिगेट ना करके केस को ट्रांसफ़र सीबीआई को करा दिया। अच्छा। क्योंकि सीबीआई के साधन ज़्यादा होते हैं अच्छा। और इसमें चूँकि विदेश का मामला था तो एक्सट्रेडिशन कराना है, डिपोर्टेशन कराना है, विदेश से एविडेंस को इकट्ठा करना है, तो ये सारे काम थे, इसलिए सीबीआई को केस ट्रांसफ़र हो गया और उसका तफ्तीश हमें मिल गया। इस तरह से ये हुआ। तो क्या तफ्तीश की, कैसे? तफ्तीश में ये था कि सबसे पहले तो हाईजैकर्स को दुबई से वापस लाना, इसमें सीबीआई की भूमिका ज़्यादा नहीं थी। हाईजैकर्स को उन्होंने वहाँ पकड़ लिया था, तो इसमें तो हमारी डिप्लोमेसी की ज़्यादा भूमिका थी, उन्होंने वापस भिजवा दिया। उसके बाद में कैसे योजना बनाई, कंस्पिरेसी कैसे हुई सातों हाईजैकर्स में, और वो एक विशेष समुदाय के थे, उसका नाम नहीं बताना चाहता हूँ, और वहाँ अब शांति है। तो कैसे उन्होंने कंस्पिरेसी बनाई, कैसे साधन इकट्ठे किए, मनी, पैसा और दूसरे साधन। अब जैसे उन्होंने एक तरीका निकाला कि अखबार के अंदर क्रिकेट की बॉल रख ली और प्लेन के अंदर जब हाईजैकिंग किया तो उसको यूँ हिलाया और ये कहा कि इसके अंदर एक्सप्लोसिव्स हैं, अगर कोई हिलेगा डुलेगा तो हम बहुत गड़बड़ कर देंगे। उसमें एक विशेष बात ये हुई कि चंडीगढ़ से जब हाईजैक हो गया तो पहले प्लेन लैंड किया लाहौर में और लाहौर की एजेंसीज ने, हाईजैकर्स के पास कुछ नहीं था, उनको पता था, उनको एक इटालियन ब्रेटा पिस्टल दे दिया और उस पिस्टल को लेके वो फिर जब उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तो कोऑपरेट किया नहीं, उनको अपने मुल्क से निकाल दिया, आगे उड़ा दिया, तो वो दुबई में उतर गए, तो वो ला के आए। फिर वो ब्रेटा पिस्टल था, उसका इन्वेस्टिगेशन में आया भाई कहाँ का है, तो उसकी ओरिजिन को तलाश किया गया, नंबर होता है ना, ये सारा इन्वेस्टिगेशन था। फिर उसमें जो विटनेसेस थे उनके बयान लिखे गए कि भाई इनको पहचानते हो, यही हैं, कोई और है। ये ऑब्वियसली ये सही है कि हाईजैकर्स तो वही हैं, सब ने देखे हैं, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ता है ना। विटनेसेस जो है पैसेंजर्स हैं, एयर होस्टेसेस हैं या पायलट हैं, पायलट को थ्रेटन किया, उन्होंने पहचाना, तो अजमेर में जो कोर्ट बना उसमें उनको आइडेंटिफाई कराया गया कि भाई यही हैं, यही हैं, यही हैं। तो यही तफ्तीश होती है, चलती रही, 12 साल तफ्तीश चली, एक जज, एक केस, और 12 साल तफ्तीश चली और ट्रायल चला और बाद में उनको लाइफ टाइम मिल गया। क्योंकि चर्चा जो IC 814 की 814 वो भी मैंने नहीं किया, वो तो लास्ट, वो थर्ड है। मैंने शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हाईजैकिंग्स की तफ्तीश करी है। एक तो ये था चंडीगढ़ हाईजैकिंग वाला, दूसरा था जो श्रीनगर से उसी साल 84 में दूसरी हाईजैकिंग हुई और वो जो प्लेन था वो उसके हाईजैकर्स वापस नहीं आए और वो वहाँ से पाकिस्तान ने ट्रायल हुआ, 9 में से उनको 5 को सज़ा कर दी, 4-4, 5-5 साल की, और उसमें बाकी को फिर बाद में कागज़ बना के दे दिए, पासपोर्ट वगैरह, वो कनाडा चले गए, वो वापस नहीं आए, उसमें कुछ तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पाई। और तीसरी जो हाईजैकिंग थी वो 814 की थी, ये शायद 1999 की है। इसमें हमने जो हाईजैकर्स थे वो तो वापस आए नहीं, वो तो वहाँ कंधार में रह गए, क्योंकि हमें उनके जो बाकी जो टेररिस्ट उनको छोड़ना पड़ा, तो वो तो वहाँ रह गए। लेकिन इंडिया में जो उनके कंस्पिरेटर्स थे जिन्होंने उनको सपोर्ट किया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, उनको 3 को गिरफ़्तार किया, 3 को लाइफ टाइम हुई,
उसमें एक गुजरात का था, कुछ 2 एक कहीं और के थे। तो ऐसे करके 3 हाईजैकिंग केसेस को हमें तफ्तीश करने का मौका मिला। बताइए, मतलब भारत की स्थिति की प्लेन ही हाईजैक हो जाता था और देश में तीन एक साल में 84 में 2 हुए, और दोनों चंडीगढ़ वाला और श्रीनगर वाला, दोनों के जो हाईजैकर्स थे एक विशेष समुदाय के थे, वो नाम लेना नहीं चाहता। नहीं, पाकिस्तान के थे ना, वो सब पाकिस्तानी मूल के, हिंदुस्तान के थे। हिंदुस्तान के थे। अब जैसे आपने बताया कि ये जो 99 वाला प्लेन हाईजैक था, तो यहाँ कॉन्स्पिरेटर, क्योंकि नेपाल से वो चला था, हाईजैक हुआ, वो सारी कहानी तो मालूम है। यहाँ इंडिया में कौन वो देखिए, जो पाकिस्तानी एजेंट्स है ना, उन्होंने नेपाल में अपना बेस बनाया था। तो नेपाल में कुछ लोगों ने उनकी मदद करी थी हथियार देने में और साधन देने में। तो इस तरह से उनको पता था कि हाईजैकिंग करने वाले हैं। उनकी जो सहायता करी थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी, उनको सब पता था। उनका रोल ये था। अमेजिंग, मतलब 3 हाईजैकिंग की, तो बड़ा हेक्टिक होता होगा ये इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेशन कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बट फिर भी क्योंकि बहुत सेंसिटिव संवेदनशील केस होते हैं, तो इसमें एविडेंस को अच्छी तरह से इकट्ठा किया जाता है जिससे कोर्ट में सज़ा हो जाए। बाकी अलग बातें हैं, सज़ा हो गई तो फिर गवर्नमेंट कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शांति के लिए किसी की ज़मानत करा देती है, किसी कुछ कर देती है। तो सरकार का व्यू होता है ना अपना। किसकी जमानत करा? जैसे ये जो चंडीगढ़ हाईजैकिंग वाले थे, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने केस लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कहा कि ज़मानत इनकी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत छोटे बच्चे थे, 18 साल के थे। तो अब पंजाब में उस वक्त स्थिति और थी, अब स्थिति बिल्कुल शांत है, तो अब तो इनको छोड़ देना चाहिए। तो हमने कहा कि नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब नाम बताना ठीक नहीं, उन्होंने कहा कि आप अपनी सरकार से इंस्ट्रक्शंस लेके आओ। तो फिर सरकार से इंस्ट्रक्शंस लिए, मैंने ही लिए। तो उन्होंने कहा कि 12 साल हो गए हैं, बहुत छोटे थे, तो उनकी हमने जमानत करा दी। अरे वाह, ऐसे करके। ये ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, बेटा देखो, मेरी बात सुनो। लॉ एंड ऑर्डर में बहुत वाइड एंगल रखा जाता है। अच्छा, तो 12 साल बहुत होते हैं। 18 साल के थे, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं थे, उनके पास हथियार वगैरह भी कुछ नहीं थे। तो उन्होंने तो बस लोगों को धमकाया ही था कि अखबार के अंदर लपेट लिया, कोई क्रिकेट बॉल डाल लिया, दूसरे जो पीटी शूज़ होते हैं पहनने के, कागज़ में वो लिपका लिए, कहा कि इसमें बॉम्ब है, ऐसे करके था। वो कट्टर नहीं थे, वो अपने ही बंदे थे, हिंदुस्तानी ही थे, उसमें पाकिस्तान का एंगल नहीं था। तो जो उस क्षेत्र में आक्रोश था, ये आक्रोश को उजागर किया उन्होंने इस तरह का ये करके। तो ये एंगल अलग है, जबकि 814 का एंगल बिल्कुल अलग है। 814 में तो उनका एंगल ये था कि अपने आतंकवादियों को जो हमारी जेलों में बंद थे छुड़ाना है। उसमें एक आतंकवादी तो जम्मू जेल में था, सरकार की इंस्ट्रक्शन पे उसको जम्मू जेल से निकाला गया, उसमें बिठाया गया। मसूद अजहर। हाँ, मसूद अजहर, हाँ, तिहाड़ में भी। हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट है, अब आप जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कश्मीरी मूल की छात्रा जी, जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, नाम था प्रियदर्शनी मट्टू केस। तो वो सीबीआई को कब और कैसे ट्रांसफ़र हुआ, प्रियदर्शनी मट्टू का केस, और उसके बारे में एक तो बताइए, क्योंकि काफ़ी चर्चित था दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा का, काफ़ी उसमें प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जांच की, उसके बाद सीबीआई ने जांच की। तो कब और कैसे ट्रांसफ़र हुआ था केस आपके पास प्रियदर्शनी मट्टू का? ट्रांसफ़र की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रियदर्शनी मट्टू, जो लॉ स्टूडेंट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इसकी हत्या हुई 23 जनवरी 1996 को वसंत कुंज में इनकी फैमिली का फ्लैट था, वहाँ शाम को 5 बजे। और जैसा बाद में चला तफ्तीश के बाद में, उसका हत्यारा वो भी लॉ फैकल्टी का पहले स्टूडेंट था, एक्स स्टूडेंट था, लेकिन वो इस लड़की को बहुत हैरेस कर रहा था और परेशान कर रहा था, स्टॉकिंग कर रहा था वगैरह वगैरह। तो उसने इसका पीछा किया। ये 23 जनवरी को यूनिवर्सिटी में गई, क्लास अटेंड करी। हालांकि हत्यारे को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो लॉ डिग्री ऑलरेडी ले चुका था, लेकिन फिर भी जैसे पहले भी हैरेस करता था, तो वो वहाँ गया। फिर ये लड़की अपने घर आई। इसको सिक्योरिटी ऑफिसर भी मिला हुआ था, जो एक हेड कांस्टेबल था दिल्ली पुलिस का, वो इसके हमेशा साथ रहता था, लड़की के। तो जब वो लड़की घर पहुंच गई प्रियदर्शनी मट्टू, उसने उसको कहा आप जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर ये लड़का जो है
जो हत्यारा था ये वहाँ पहुँच गया और इसने, घर पे और कोई नहीं था, माँ बाप बाहर थे, तो इसने रेप और मर्डर उस लड़की का कर दिया। और शाम को 5 बजे के इर्द गिर्द जो पड़ोसी था, इसका फ्लैट में पड़ोसी होता ना, उसने उसको देख लिया। हत्या करते तो नहीं देखा, लेकिन आसपास इर्द गिर्द घूम रहा था। तो ये भी बाद में एविडेंस में काम आया। तो ये घटना है 23 जनवरी की, 23 जनवरी 1996 की। तो दूसरे दिन ही, और यूनियन टेरिटरी है ना दिल्ली, तो यूनियन टेरिटरी से केस को ट्रांसफ़र करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने चिट्ठी होम मिनिस्टर को लिखी, होम मिनिस्टर ने चिट्ठी CBI को लिखी, और दूसरे दिन केस हमारे पास आ गया। शायद 25 को आया था। तो दिल्ली पुलिस के पास तो केस सिर्फ 2 ही दिन रहा और फिर CBI के पास आ गया। तो ये जब तफ्तीश करी तो इसमें ये पता चला कि ये कोई पहली घटना नहीं थी। उस दिन जो हैरेस कर रहा था, पीछा कर रहा था, ये हत्यारा उसको कई दिनों से, कई मतलब महीनों से ऐसे ही तंग कर रहा था। और दिल्ली के कई पुलिस थानों में उसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट भी दर्ज हुई थी, जो रोज़ नामचा रपट होती है उसमें दर्ज हुई थी। और एक आध जगह माफ़ी भी मांगी थी, वो पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड में दर्ज है। और दिल्ली पुलिस थोड़ा रिस्ट्रेंट थी। पुलिस कमिश्नर से माँ बाप मिले लड़की के, तो उन्होंने गार्ड तो दे दिया, लेकिन पुलिस जो है स्टाफ थोड़ा रिस्ट्रेंट था, पूरा एक्शन ले नहीं पा रहा था, क्योंकि इसका फादर दिल्ली पुलिस का ही IPS ऑफिसर था, हत्यारे का, जो उस वक्त IG था वहाँ, या DIG था CRPF में कश्मीर में। तो ये स्थिति थी। तो फिर CBI के पास केस आया और उसको गिरफ़्तार कर लिया। फिर तफ्तीश करी और जो एविडेंस था उसको इकट्ठा किया। फिर इसका ब्लड सैंपल लिया और उसका DNA फिंगरप्रिंटिंग कराया CCMB हैदराबाद में। वो लालजी सिंह थे, बड़े मशहूर DNA एक्सपर्ट थे। वो 13 साल स्कॉटलैंड में रहे थे, वहीं ये सब सीख के आए थे। तो उन्होंने पॉजिटिव DNA एविडेंस की रिपोर्ट दी और क्लियरली लिखा कि ही इज़ द रेपिस्ट एंड द मर्डरर। अब ये ट्रायल चली 4-5 साल। तो जो एडिशनल सेशन जज था उसने एक तरफ तो ये कहा कि ये इसी ने हत्या करी है, लेकिन उसने कहा कि एविडेंस जो है इनएडिक्वेट है और उसको छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद बहुत सेंसेशन हो गया और अखबारों में बहुत तरह तरह की उल्टी थी। अखबारों की प्रॉब्लम हिंदुस्तान में ये है कि वो कहीं से एक लाइन उठा लेते हैं जजमेंट से और उसको फिर फ्रंट पेज पे चमकाते रहते हैं एकदम। तो ऐसे कई दिनों तक चलता रहा। काफी विरोध हुआ था ना, काफी चर्चित, तो काफी चर्चित फिल्में भी आई हैं, कई फिल्म बन और चुकी जब हैं। DNA एविडेंस कोई कोर्ट ने नहीं माना, हालांकि बाद में देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ। अब हिंदुस्तान में प्रॉब्लम यह है कि बहुत हम भावुक हो जाते हैं और सच्चाई की तरफ नहीं जाते हैं, इमोशन में बह जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जबकि केस बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी अपील हुई और अपील होने में टाइम तो लगता ही लगता है। और ये ऐसा केस है जिसमें एक्विटल से दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजेस ने हैंगिंग दे दिया, फांसी की सजा। फांसी की सजा। अमेजिंग। ये बहुत सेंसेशनल केस है। तो एक्विटल से हैंगिंग, मतलब एक तरफ लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया और हाई कोर्ट ने फांसी की सजा। और बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया। ये हाई कोर्ट ने दिया शायद 2006 में, और ये फैसला 4 साल बाद हुआ था, तो 96 2000 जो भी होगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत टाइम हो गया है, और उन्होंने उसको लाइफ टाइम में कर दिया। तो अब वो जो हत्यारा है जिसका नाम SK सिंह है, संतोष कुमार सिंह, वो अभी लाइफ टाइम भुगत रहा है। उसी पेपर में कंट्रोवर्सी चली थी कि वो कहता है मुझे इतने साल जेल में हो गए हैं तो मुझे अब छोड़ा जाए वगैरह वगैरह। तो वो दिल्ली गवर्नमेंट का फैसला है, क्या होता है अब हमें पता नहीं है। अभी हाल में ही संतोष ने अपील की है, जो SK सिंह है उसने अपील की है कि इतने साल मैं जेल में रह गया हूँ, मुझे छोड़ा जाए, जिसे बोलकर फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा था। तो इस तरह से होता है। तो हमारे कोर्ट्स में हमने ये देखा है कि ट्रायल कोर्ट कुछ बोलता है, हाई कोर्ट कुछ बोलता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है। कभी कभी ऐसा लगता है क्रिमिनल लॉ है ही नहीं, जो जिस जज की मर्जी में आता है वो अपने हिसाब से ही कर देता है, वही लॉ बन जाता है। तो इसमें अंततोगत्वा तो न्याय हो जाता है, लेकिन एक बार बौखलाहट पैदा हो जाती है। प्रियदर्शनी मट्टू, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब केस आपको मिला तो कैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, माइन्यूट कैसे आप
आपकी टीम पहुंची, क्या ऐसे इन्वेस्टिगेशन? देखिए, ये सस्पेक्ट तो था ही था। दिल्ली पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया था। एक दिन का टाइम उन्हें मिला था, तो जब उनको पता चला कि भाई सीबीआई में केस जा रहा है, और वैसे भी हत्या में तो कोई किसी को छोड़ता नहीं है, हैरेसमेंट में फिर भी छोड़ देते हैं, तो उन्होंने इसको फॉर्मली कागज़ पे अरेस्ट कर लिया था। फिर उसकी कस्टडी सीबीआई को हैंड ओवर हो गई, और फिर इंटेरोगेशन जैसे होता है ब्लड सैंपल लेना, ये करना, पोस्टमार्टम कराना, डीएनए कराना, विटनेसेस के बयान दर्ज करना, ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, वो है। मना कर रहा था कि मैंने देखो, हत्या नहीं? अभी तक कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है जो इतना जघन्य अपराध करने के बाद कहा कि मैंने किया है। वो तो जब उसको उन फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस से कन्फ्रंट कराया जाता है जो उसको बांधती हैं उससे, तो फिर वो कहता है। कोई क्या क्या ऐसे फैक्ट थे जैसे आप अक्यूज्ड को क्राइम सीन पर ले गए? क्या वो क्या? देखो, ये काम लोअर लेवल पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करते हैं, सब कुछ किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। कोई क्रिमिनल रेडिली इतने बड़ा अपराध करने के बाद ये नहीं कहता है कि मैंने ये किया है, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत सीरियस होता है। लेकिन जब उसको ये सारी फैक्ट्स दिखाए जाते हैं, विटनेस बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, विटनेसेस से कन्फ्रंटेशन कराया जाता है। इस केस में हुआ या नहीं मुझे पता नहीं, बट फिर डीएनए एविडेंस बहुत क्लिंचिंग एविडेंस है, वो तो 99.9% सही माना जाता है। ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इस तरह से चलता रहता है। जब आपके पास केस आया तो दिल्ली पुलिस की जांच में क्या कमियां पाई गई? दिल्ली पुलिस ने जांच ज़्यादा नहीं करी थी। दिल्ली पुलिस की कमी ये थी कि जो क्राइम सीन था ना, 48 घंटे में क्राइम सीन में तो कुछ बचता नहीं है। जो उन्होंने अपने फ़र्द में लिखा है वही लिखा है, बस जो होता है वही होता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई मिसमैनेज कर दिया हो क्राइम सीन को, बट इसमें कमी का मैं कमी नहीं कहूँगा। उन्होंने जो करना था कर दिया, एक्सेप्ट कि जो उसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था वो तो चला गया, वो अकेली रह गई। ये गया, उसने ये कुकर्म किया, फिर इंस्पेक्टर ललित कुमार साहब क्या था वो आए, उन्होंने सारा कुछ किया। तो क्राइम सीन में और क्या कर सकते हैं? अच्छी तरह से फ़ोटोग्राफ कर लो, अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करा दो, और जो ब्लड सैंपल्स हैं उसको वहाँ से ले लो, और जो लिगेचर मार्क्स वगैरह हैं उनको प्रिजर्व कर लो। यही होता है इसमें, और तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। नहीं, चूंकि जो दर्शक हैं, जो आम लोग हैं, वो इन्वेस्टिगेशन की बारीकियां जानना चाहते हैं। जैसे क्राइम सीन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइम होता है। सीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्राइम सीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो क्राइम सीन में एक तो अच्छी फ़ोटोग्राफी होनी चाहिए, जैसे सारी पिक्चर में आ जाए, वो रिकॉर्ड हो जाए उसका, कौन चीज़ कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ा, क्या डेड बॉडी की पोजीशन कहाँ है, अटैक कैसे हुआ होगा, कहाँ से हुआ होगा। दूसरा जो मटेरियल एविडेंस है, ब्लड सैंपल्स हैं, और दूसरे और फिंगरप्रिंट हैं, उसको ले लिया जाए। यही होता है, स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसमें कोई खास तो है नहीं, जिससे वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेज के रिपोर्ट मांग ली जाए। अच्छा, इस केस में जो आरोपी था, आपने बताया अभी बड़े पुलिस अधिकारी का बेटा था, तो किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रेशर, राजनीतिक या कोई दबाव या देखो, मेरी बात सुनो, ये हमारा वहम है कि हर जगह राजनीति काम करती है, हर जगह प्रेशर करता है। हमने देखा, मैं इतने जिलों का एसपी भी रहा हूँ, छोटी मोटी बातों में तो सो कॉल्ड पॉलिटिकल प्रेशर आता है, मर्डर जैसी चीज़ में कोई प्रेशर नहीं आता है। हमने तो राजस्थान में भी देखा है, सब जगह देखा है, प्रेशर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। प्रेशर क्या है? मर्डर किया है, उसको उसका अगर किया है, एविडेंस है, तो उसको उसका फल मिलेगा। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, और सीबीआई में तो बिल्कुल नहीं होती। हमारे ज़माने की सीबीआई थोड़ा और थी, और मर्डर में अब भी मेरा ख्याल है कोई प्रेशर नहीं होता होगा। जिसको हम प्रेशर कहते हैं, ये ऐसे केस होते हैं, करप्शन वाला कोई नेता फंस गया, उसमें चलता है। मर्डर में कौन प्रेशर डालेगा, क्यों डालेगा? और डीआईजी की कोई बहुत बड़ी पोजीशन भी दिल्ली जैसे बड़े शहर में नहीं होती है, और सीबीआई में हाँ, दिल्ली पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन होता तो फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता था। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रेशर का सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, आरोपी से पूछताछ की प्रक्रिया में कोई अड़चन आई? और कौन अड़चन करेगा? जवाब देना या ना देना उसका काम है, क्योंकि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो सारी क्रिमिनल के फेवर में है, इन्वेस्टिगेशन के फेवर में नहीं है। क्योंकि जो वो बयान देता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पर वो दस्तखत नहीं करता है। तो बोलना चाहता है, बयान देना चाहता है, दे, बयान नहीं दे, चुप रहे। तो बेसिकली प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ता है कि इसने ये
अपराध किया है, क्रिमिनल की कोई लायबिलिटी नहीं है। वो चुप भी रह सकता है, एक्सप्लेन भी कर सकता है, नहीं एक्सप्लेन भी कर सकता है, तो उसमें कोई ऐसी अड़चन की बात नहीं आई। अच्छा, उस दौर को आप याद करिए, आप तो सीनियर पोजीशन पे रहे होंगे, जब ये हत्याकांड हुआ था उस वक्त का माहौल क्या था? उस वक्त के अखबारों में मैंने सुना कि काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह दिल्ली के सड़कों पर और तमाम चीज़ें। मुझे इतना अब याद नहीं है। ये बहुत सेंसेशनल क्राइम था, क्योंकि एक जवान लड़की थी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी और फेलो स्टूडेंट ने मार दिया, तो नेचुरली मीडिया का अटेंशन तो बहुत गया। और पहले जब ये हुआ तो मुझे याद पड़ता है कि हिंदुस्तान टाइम्स में इसकी बड़ी कवरेज आई, और जब अक्विटल हो गया ट्रायल कोर्ट से तो इंडियन एक्सप्रेस में इसकी बहुत कवरेज आई कुछ दिन तक। और लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब अक्विटल को हाई कोर्ट ने हैंगिंग में कन्वर्ट कर दिया तो इसका कोई मीडिया में आया ही नहीं, छोटा सा आया। तो यहाँ हिंदुस्तान में सेंसेशन को ही ज़्यादा पसंद करते हैं, जो अच्छी बात हुई उसको इतनी कवरेज नहीं मिली। नहीं, अच्छा, इसमें डीएनए, अच्छा, अब ये केस चूंकि एक तो विटनेस था आपके पास जिसने एसके सिंह, कई विटनेस थे, एक और भी था, हाँ, जो निकलते हुए देखा, लेकिन यहाँ फिर फॉरेंसिक साइंस के बेस आपका एविडेंस मजबूत रहा। फॉरेंसिक साइंस में सेमिनल स्टेन्स होते हैं, ब्लड सैंपल्स होते हैं, ये सारा फॉरेंसिक वालों ने काम किया। और डीएनए एक अलग साइंस है, उसमें डीएनए साइंस में पता चलता है कि इस अक्यूज़ ने कुकर्म किया या नहीं किया, तो उससे एस्टैब्लिश हो जाता है ये। मतलब आप जरा दर्शकों को ये भी बताइए कि जैसे किसी भी केस में, खासतौर से मर्डर केस में, फॉरेंसिक साइंस की क्या भूमिका होती, कितनी अहमियत होती है उसकी? देखिए, फॉरेंसिक साइंस सिर्फ 8% केसेस में यूज़ होती है, और वो यही केसेस हैं जैसे मर्डर है, रेप है, इनमें इसका ज़्यादा रोल है। थोड़ा थोड़ा रोल तो सब जगह है, बाकी इंजरी रिपोर्ट्स हैं, ये है, उसमें इतना नहीं है, क्योंकि उसमें विक्टिम है, वो जिंदा रहता है, तो वो खुद ही बयान देता है अपना। लेकिन जहाँ विक्टिम मर जाता है उसमें फॉरेंसिक साइंस का ज़्यादा रोल होता है। तो फॉरेंसिक साइंस ज़्यादा यूज़ वहाँ होती है जहाँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ही केस बेस्ड होता है, क्योंकि 1 to 1 है, सर्कमस्टेंसेस से ही प्रूव करना है। तो सर्कमस्टेंस में एक लास्ट सीन अलाइव है, जैसे उसको वहाँ घूमते हुए देखा, तो एक तो एविडेंस ये होगा, लास्ट सीन क्राइम सीन के आसपास घूमते हुए देखा। दूसरा फिंगरप्रिंट्स हैं, उससे वो लिंक हो जाता है, वो भी फॉरेंसिक साइंस का पार्ट है। तीसरा डीएनए एविडेंस से लिंक हो जाता है, सेमिनल स्टेन्स में एक पर्टिकुलर डीएनए निकलता है और अक्यूज़ के ब्लड का एक पर्टिकुलर डीएनए होता है, दोनों मैच कर जाते हैं, तो इससे क्रिमिनल की जो प्रेजेंस है वहाँ इस्टेब्लिश हो जाती है। तो इन केसेस में, हालांकि दुनिया में 8% ही केसेस, 8 से 10% केसेस जिसमें फॉरेंसिक साइंस यूज़ होती है ज़्यादा। बाकी केसेस में अब जैसे किसी ने किसी को लाठी मारी और 4 आदमी ने देखी तो बहुत है, इतने में कोई उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ किसी ने देखा ही नहीं तो वहाँ फिर ऐसे फॉरेंसिक। अच्छा, क्या इस केस में सीबीआई के काम को लेकर जनता में अविश्वास आया? आपने कैसे हैंडल किया? देखो, मैंने ये देखा है, मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, जनता का विश्वास सारी संस्थाओं में बहुत कम हो गया है, चाहे सीबीआई हो चाहे कोर्ट हो। अब जैसे 2-3 कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें विश्वास हिल गया है। तो जनता इम्प्रेशन से चलती है, जनता को सच्चाई का पता नहीं होता है कि भाई एविडेंस क्या है क्या नहीं है। तो हमारा तो कहना ये है कि जो एविडेंस है उससे चलिए आप, जनता का विश्वास अपने आप उसमें आ जाएगा फिर। और आज विश्वास नहीं है तो कल विश्वास आ जाएगा। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो विडंबना है। जब अक्विटल हो गया, हल्ला हो गया, जब कन्विक्शन हो गया, हैंगिंग, तो कोई बात ही नहीं करता उसकी। ये हिंदुस्तान में ऐसा होता है। और जो एडिटर है न्यूज़पेपर का, जिसको बताया था, एक बार मुझे कहीं मिला था, मैंने कहा उस बार तो आपने ये सब किया जब अक्विटल हो गया, जब उसको हैंगिंग मिल गई तो आपने एक लाइन ही नहीं लिखी, उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। इंटरेस्टिंग। अब बात कर लेते हैं सबसे सेंसिटिव केस की, क्योंकि सर मैं देख रहा हूँ कि जब आपने सर्व किया उस दौरान तो भारत है वो बदल रहा था, काफ़ी हलचल थी, तब आपने सर्विस दी, जो मैं आपको अभी तक समझ पा रहा हूँ। एक के बाद एक इंसिडेंट, भाई 3 हाईजैकिंग आपने बताई, पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कब हुई थी, और जो वो केस था
वो कब सीबीआई के सामने आया था और फिर आपने क्या किया, कैसे इन्वेस्टिगेशन की? अभियंत सिंह जी, जैसे आपने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री थे और इनका असैसिनेशन हो गया 31 अगस्त 1995 को शाम को लगभग 4 या 5 बजे के बीच में। वो आपने अगर पंजाब हरियाणा की सिविल सेक्रेटेरिएट देखी है तो 7-8 मंजिला इमारत है, बड़ी सुंदर है, कंक्रीट है। उसका बड़ा सारा पोर्टिको है, पोर्च है, तो उसमें सब गाड़ियाँ लगी हुई थी। उसमें चीफ मिनिस्टर भी गाड़ी थी और चीफ मिनिस्टर आए, पहले सिक्योरिटी वाले थे, आगे गाड़ियाँ पीछे गाड़ियाँ। तो जब वो आए तो उसके पास में एक आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में गया। उसके यहाँ बेल्ट थी, जिसमें बेल्ट में कम से कम 4 से 5 किलोग्राम RDX था। तो उसने अपने जेब में उसका स्विच था और स्विच दबाया, वो ब्लास्ट हो गया। ह्यूमन बॉम्ब था और उसमें चीफ मिनिस्टर पूरे हो गए और 18 जो उनके सिक्योरिटी वाले थे आगे पीछे। ब्लास्ट बहुत पावरफुल था, पूरा पोर्टिको का छत भी उड़ गया था। तो ख़त्म हो गए और कुछ इंजर भी हुए। तो ये 31/8 की बात है। तो बबलू श्रीवास्तव को भी उसी दिन सिंगापुर से एक्स्ट्राडाइट करा के हमारी टीम लाई थी। तो अच्छा। मैंने उससे थोड़ी बात भी करी थी, अच्छी तरह बात नहीं कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा था कि कितना जेल में रहोगे, तो उसने कहा कि साहब ये 1.5 साल रहेंगे, मेरे ख़िलाफ़ कोई एविडेंस तो है नहीं। तो मैं चुप रहा, ज़्यादा उससे बात नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी पूरी टीम को दूसरे दिन सुबह स्पेशल एयरक्राफ्ट से चंडीगढ़ जाना था। तो फिर दूसरे दिन सुबह स्पेशल एयरक्राफ्ट से डायरेक्टर CBI विजय रामाराव साहब थे और एडिशनल डायरेक्टर CBI अरुण भगत, अब दोनों ये नहीं रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर थे। और मैं इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज था एज ऑफिशिएटिंग जॉइंट डायरेक्टर। और बहुत टीम थी, पूरे हवाई जहाज़ से भर के गए 1 तारीख को। फिर वहाँ लैंड किए, तो फिर साइट इंस्पेक्शन किया। तो साइट इंस्पेक्शन में कुछ बचता नहीं है क्योंकि चंडीगढ़ ऐसा शहर है जिसमें 3 राजधानियाँ हैं। पंजाब की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ है, यूनियन टेरिटरी, उसकी भी राजधानी है। तो चीफ मिनिस्टर असैसिनेशन बहुत सेंसेशनल चीज़ है। सब लोग आए, सब जो है रौंद के क्राइम सीन को चले गए और कोई अंदाज़ा नहीं था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग इन्वेस्टिगेशन था क्योंकि इसमें 2-3 दिन यही पता नहीं चला कि ये जो बॉम्ब है, ह्यूमन बॉम्ब की बात तो बाद में आई ना पता, ये यही पता नहीं चल रहा था कि बॉम्ब को गाड़ी की डिक्की में रखा गया है या गाड़ी की सीट में रखा गया है या कहाँ रखा गया है। तो क्राइम सीन काफ़ी बिगड़ चुका था। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या है कि जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स थे चंडीगढ़ पुलिस, उन्होंने जो वहाँ से बॉडी पार्ट्स उठाए थे उसमें ह्यूमन बॉम्ब्स की 2 टांगें यहाँ से नीचे, हाँ, ये इंटैक्ट थी। बाकी उसकी बॉडी तो RDX बहुत पावरफुल एक्सप्लोसिव होता है, ख़त्म हो चुकी थी। वो उन्होंने संभाल के रखा हुआ था और अस्पताल में था वो। तो वही बचा था। तो तफ्तीश शुरू हुई, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के भी आए, दूसरे भी आए। तो पता नहीं चल रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली फिर क्या है कि उसमें क्लू मिला। क्लू 2 तरफ से आए। एक क्लू तो ये था कि ह्यूमन बॉम्ब दिलावर सिंह, जिसका बाद में नाम पता चला, वो घटना के पहले की रात 31 को है ना, 30 को उसका बड़ा भाई था, वहाँ क्लर्क था उसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट में। उससे मिलने गया अपने 2 साथियों के साथ में और वहाँ रहा रात को। और अपने दूसरे दिन अपने भतीजे को, बड़े भाई के लड़के को थोड़ा घुमाया गाड़ी में, नई गाड़ी थी उनके पास में, गाड़ी का किस्सा अलग है। तो उनको अपने दूसरे दिन जाने लगा तो अपने भतीजे को अपनी गाड़ी में घुमाया। चलते हुए भाई को कहा कि आप यहाँ से नट जाओ, यानी भाग जाओ, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। हाँ, तो एक क्लू तो ये था। अब ये जो भाई था ये डर गया जब ये सारा कुछ हुआ। तो चूँकि उसने ये कहा हुआ था कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, तो वहाँ से क्लू चला थोड़ा सा। एक तरफ तो ये था।
दूसरा तरफ ये था कि जो सेक्रेटेरिएट में जिस कार में ये बैठ के गए थे, वो इन्होंने कार, एक बंगाली जेंटलमैन थे दिल्ली में, नंद नगरी के या कहाँ के थे, तो उससे ख़रीदी 10,000 रुपये में। वो बहुत पुरानी कार थी। अच्छा। तो उसको चंडीगढ़ ले जाके उन्होंने, एक शर्मा नाम का पेंटर था, उससे पेंट कराया था। तो जब ये घटना हो गई तो उस कार, बाकी कारें तो चली गई जो जिसकी थी, ये कार वहीं खड़ी रही। ह्यूमन बॉम्ब जो है उसी कार में वहाँ गया था, इसके साथ इसके 2 एक साथी और भी थे। तो ये कार वहीं खड़ी रही। तो उसने जब कार की फ़ोटोग्राफ देखी तो उसने लगा भाई इतनी तो इसको मैंने ही पेंट किया है। तो एक क्लू वहाँ से चला। तो ऐसे करते करते जब बहुत पूरा निराशा का वातावरण था तो क्लू दूसरे चलने लगे। और फिर हमने सीबीआई ने जो लालजी सिंह थे, फेमस डीएनए एक्सपर्ट, इनको हैदराबाद से बुलवाया। वो आए, उन्होंने जो स्टंप्स थे ना ह्यूमन बॉम्ब के, लेग्स के टुकड़े, वहाँ से डीएनए लिया, फिर उसको लेके गए। फिर उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये दिलावर सिंह का है। अच्छा, उसको रिपोर्ट का आने में टाइम लगा, लेकिन जो उसके स्टंप्स पड़े हुए थे उसको हमने दिलावर सिंह के फादर को दिखाया। वो पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला यूनिवर्सिटी में कोई सेक्शन ऑफिसर था या कुछ इस तरह से क्लरिकल जॉब में था। तो उसने अपने बेटे के उसको देखा कि वो 18-19 साल, 20 साल का होगा, 21 साल का होगा। तो उंगलियों का पैटर्न था ना, बच्चे तो पहचानते हैं, उसकी उंगलियां पैर की एक तरह से थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे बेटे का ही है। तो वहाँ से जब पता चला कि भाई ये दिलावर सिंह का है, तो फिर उसके साथियों की तलाश शुरू हुई। करते करते बहुत से साथी, ये कई नाम हैं, उसमें नाम लेने का फ़ायदा नहीं है, वो पकड़ में आ गए। और उनमें 3-4 तो पुलिस कांस्टेबल ही थे जो अच्छा। सिक्योरिटी के थे। तो ऐसे करते करते वो केस डेवलप हो गया। अब टेररिज्म में मैंने ये देखा है कि बड़े क्राइम में एक बार पकड़ में आ जाए तो फिर वो ज़्यादा हिलो हुज्जत नहीं करता है, फिर बोलता है वो, क्योंकि क्राइम बहुत बड़ा होता है ना। हमने राजस्थान में देखा है, चोरी में पर्टिकुलर कम्युनिटी है, चोरी करती है, उसको कितना ही वो कर लो, दबा लो, पूछ रगड़ लो, पूछ मरोड़ लो, बोलते नहीं है क्योंकि छोटा क्राइम है। बड़े क्राइम में हमने ये देखा है कि एक बार पकड़ में आ जाए सही आदमी तो वो बोलने अपने आप लग जाता है। तो एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा बोलता है, आपस करके स्टोरी जो है कंफर्म हो जाती है। तफ्तीश में तरीका ये है कि चूल से चूल मिलनी चाहिए, टना टन बजना चाहिए, कंफर्मेशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। आमने सामने बिठा के नहीं, एक ने दूसरे की बात सुन ली तो फिर तो सब हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। अलग अलग रख के वो जब वही बात बोलते हैं वो कंफर्म हो जाती है। तो ऐसे करके 1 महीना हमने कैंप किया अपनी टीम के साथ में वहाँ। तो इस तरह से केस खुल गया। तो क्या इस केस में आईएसआई लिंक भी आया था सामने, और ISI क्यों लिंक हत्या? नहीं, नहीं नहीं, ये जो है बब्बर खालसा इंटरनेशनल का था, अभी भी वो एक्टिव है। बब्बर खालसा मतलब आईएसआई नहीं तो करती है उनको? देखो, ISI अभी मैं उसको यूँ नहीं कहूँगा। बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो है वो हमारी एक पर्टिकुलर से कम्युनिटी का है, और वहाँ कुछ टेररिस्ट हैं। इसमें इसके पीछे जो पाकिस्तान बेस्ड 2 बब्बर खालसा इंटरनेशनल के टेररिस्ट थे, एक तो वधावा सिंह था और दूसरा मेहिल सिंह था। ये वहाँ बैठे थे। तो इसके 3 टुकड़े करिए आप। एक तो जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं बब्बर खालसा के, दूसरा है मिडिल वाला लिंक, और तीसरा हिंदुस्तान में जो बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान में तो ये बैठे हुए तो वधावा सिंह और मेहिल सिंह, इनका मेन लिंक था, अभी जेल में है, जगतार सिंह हवारा। हाँ। वो असली था। वहाँ से उसने प्रेरणा ली, अब उसको ISI कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। और फिर उसने ये टीम यहाँ तैयार करी जिसमें ढेर सारे नाम हैं जो अभी जेल में हैं, 10-11। जगतार सिंह हवारा खुद है, परमजीत सिंह है, बलवंत सिंह, जगरूप सिंह, इसमें ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो वहाँ से पाकिस्तान से 20 kg RDX लाया था बब्बर खालसा, ये जगतार सिंह हवारा। तो इसमें उसने एक गांव था, गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ नसीब सिंह के घर में रखा था। तो वो हमने बरामद किया घटना के बाद में, 20 किलो RDX। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके कुछ 6-7 हमने पकड़े, बाद में कुछ भाग गए थे। फिर वो रिकवरी इनसे करी तो इन्होंने जिस दर्जी से बेल्ट्स बनवाई थी कपड़े की, जिसमें RDX रखते हैं, ये रखते हैं, तो इसने क्या किया था कि ये ह्यूमन बॉम्ब था, वो उसने एक बेल्ट बनवाई कपड़े की और उसमें RDX भरा और उसमें ही ट्रिगर सिस्टम लगाया और उसके ऊपर अपना यूनिफॉर्म पहन लिया, खाकी पैंट, खाकी शर्ट, बीच में वो, और सामने
एक फाइल रख लिया। जब चीफ मिनिस्टर को ब्लास्ट करने चला ना, सामने एक हाथ में यूँ फाइल रख ली। भाई पुलिस यूनिफॉर्म है तो कोई कहेगा भी पुलिस वाला जा रहा है, यूँ करके रख लिया जिससे उनको पता ना चले कि भाई इसका पेट इतना मोटा क्यों है। 5 किलो अगर पेट में रखते हैं तो बहुत है। ऐसे करके वो चीफ मिनिस्टर की बहुत नज़दीक पहुंच गया, जिसमें ब्लास्ट करने में चीफ मिनिस्टर और इतने सारे लोग मारे गए। तो वो सारे जो दर्जी थे जिन्होंने बनाया था, ये किया था, कुछ इनके यहाँ रह भी गए थे ठिकानों पे, वो भी सारे बरामद हुए। लंबा काम है। ऐसे करके एक बार डिटेक्शन में एक बार क्रू चल जाए तो फिर सारी चीज़ें अपने आप हत्या आती क्यों हुई थी बेअंत सिंह की? वो उस वक्त पंजाब में माहौल दूसरा था। अब तो शांति है, मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलना चाहता था। इनकी सोच ये थी, हालांकि गलत सोच थी, कि चीफ मिनिस्टर गिल और गिल जो डीजीपी थे, ये दोनों मिलके कौम के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, नहीं अत्याचार कर रहे हैं। अत्याचार कर रहे हैं। बस यही था और कुछ नहीं था। तो पुलिस वाला जो है, पुलिस की वर्दी में फिनाइन बम आया। ये जो दिलावर सिंह था, ये पुलिस वाला नहीं थे, होम गार्ड था। हाँ। लेकिन इसके साथी पुलिस वाले थे। तो पुलिस वालों की भूमिका थी, वो भी मिली भगत थी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो है ना, अभी जेल में बैठे हैं। अच्छा चलिए, आपने बताया कि जिस दिन आप अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव को लेकर आए थे, उसी दिन बेअंत सिंह की हत्या हुई। नहीं, मैं नहीं गया था, मैंने अपने एक सबॉर्डिनेट को भेजा था, तो वो वहाँ से उड़ा के लाए थे। मैं तो उसके एक्सट्रीडिशन कराने गया था, 2 बार गया था, कागज़ वागज़ पेश करने, ये करने वो करने। तो बबलू श्रीवास्तव को कैसे पकड़ा गया और कैसे लाए, उसकी कहानी? ये एक बहुत रहस्य है। हुआ ये कि बबलू श्रीवास्तव ने कम से कम 100-150 आदमी मारे होंगे अपने तरीके से। और माफिया था, और दुबई आता था, जो मुस्लिम टेररिस्ट थे उनके साथ भी क्रिमिनल्स थे, मिला हुआ था। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का साथ भी था, डायरेक्टली नहीं था बट कुछ कनेक्शन था। तो बबलू श्रीवास्तव ने क्या किया कि किसी के कहने से LD अरोरा नाम के कस्टम कलेक्टर थे। कस्टम कलेक्टर सीनियर ऑफिसर होता है। वो पहले बॉम्बे में था और बड़ा एक्टिव था, तो उसने स्मगलर्स के अगेंस्ट बहुत सख्त एक्शन लिया था। तो फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया इलाहाबाद। लेकिन इलाहाबाद में तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है स्मगलिंग का, बॉम्बे में ज़्यादा होता था उस ज़माने में, अभी भी है। तो उसने फिर भी अपने नेटवर्क को, इंटेलिजेंस नेटवर्क को जारी रखा, और उस नेटवर्क से खबर वबर देता रहा, और एक्शन इनके खिलाफ, स्मगलर्स के खिलाफ होता रहा। तो उनमें से कुछ नाराज़गी थी, उन्होंने बबलू श्रीवास्तव को टास्क कर दिया कि भाई इसको करना है। तो बबलू श्रीवास्तव ने अपनी फिर टीम बनाई, और तारीख मुझे याद नहीं है, 1993 में जब LD अरोरा अपना दफ्तर ख़त्म करके शाम को अपने फ्लैट पे जा रहा था, जिस फ्लैट में मैं भी गया, देखा बड़ी बिल्डिंग थी, सरकारी बिल्डिंग थी, उसमें सारे अफसर ही रहते हैं। तो जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा, तभी वहाँ शूटर बैठे थे, उसको गोली मार दी। अब यूपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन करने लग गए। तो उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा गलत लाइन पे जा रहा था। वो अरोरा का एक भतीजा था जो डॉक्टरी कर रहा था, वहाँ MBS पढ़ रहा था, उस पर ही शक करने लग गए, जो केस डायरी में उनके लिखा है। तो हम जब तफ्तीश करने चलते हैं तो पुरानी पुलिस जो पहली एजेंसी है, उसकी पूरी केस डायरी को पढ़ते हैं, उनका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उन्होंने शक कर दिया उसी के ऊपर, भतीजे के ऊपर। अटपटा लगता है। तो हम गए वहाँ पे, भतीजे को वहाँ बुलाया, और डॉक्टरी कर रहा था, बड़ा होशियार लड़का था। तो उससे पूछा कब आते हो, कैसे आते हो, उसने सारा ऐसे तरीके से बताया कि 2 ही मिनट में पता लग गया कि इन तेलों में कोई तेल नहीं है, अपना टाइम ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने अपनी टीम से कहा, बड़ा इतना नेचुरल तरीके से बोल रहा था कि इसमें कोई शक करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर यहाँ दिल्ली में तफ्तीश शुरू हुई। तो दिल्ली में क्या है, गुलमोहर पार्क है। तो कहीं से खबर आई कि गुलमोहर पार्क में एक फ्लैट में, गुलमोहर बड़ा पॉश एरिया है, कोई एक बंदा रहता है, और वो उस फ्लैट से ये घटना होने के बाद गायब है। अच्छा। करता क्या है कि साहब वो स्मगलिंग भी करता है, मर्डर भी करता है। तो अब इधर कलेक्टर ऑफ कस्टम्स है, अभी कोई हाथ में कुछ नहीं है हमारे, अंदाज़ा है, थियरी बना रहे हैं कि भाई ये
स्मगलरों ने कराया होगा, कस्टम कलेक्टर का मर्डर, और ये मर्डर भी करता है। उन्होंने, पड़ोसी ने बताया, आदमी गायब भी हो गया है, तो शक उस पर होना ज़रूरी है। तो कहाँ गया पता नहीं है, लेकिन और जानकारी करी, उसका नंबर देखा तो नेपाल से बहुत फ़ोन पड़ोसियों को आ रहे थे। तो उन्होंने बताया कि नेपाल के इस नंबर से फ़ोन आ रहे हैं। उस नंबर का पता लगाया तो ये पता चला कि वहाँ नेपाल के आईजी का रेजिडेंस है। इसने क्या किया था कि यहाँ से भागा तो वहाँ नेपाल के आईजी का घर किराए पे ले लिया, बबलू श्रीवास्तव। बबलू श्रीवास्तव ने, और वहाँ से फ़ोन करता था पड़ोसियों की खबर लेने के लिए कि भाई क्या क्या हो रहा है। तो अब जिस नंबर से, नेपाल के जिस नंबर से कॉल आ रहा है उसको टटोलना ज़रूरी है। तो हमने एक ऑफिसर को भेजा, बिना किसी से पूछे हुए, हम तो ऐसे ही। तो हमने कहा कि भाई नेपाल में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में 2 बॉटल विस्की दे दो, सब खबर मिल जाती है। तो किसी को फ़ोन किया, उसने 2 बॉटल विस्की दे दी, उसने टेलीफोन एक्सचेंज वाले को दे दिया, उसने पूरा प्रिंट आउट दे दिया, वो लेके यहाँ आ गया। तो उस नंबर से फिर ये पता चला कि ये बबलू श्रीवास्तव ही है। अब बबलू श्रीवास्तव की तलाश हुई, वहाँ से तब तक निकल चुका था। तो फिर इसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। तो रेड कॉर्नर नोटिस के चक्कर में ये दुबई से चला, तो किसी ने खबर दे दी एक हमारी दूसरी एजेंसी को। तो उन्होंने बताया कि वहाँ से चल दिया है और सिंगापुर जाने वाला है। तो सिंगापुर पुलिस के पास भी वो रेड कॉर्नर नोटिस था, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, हमें खबर मिली। तो फिर हावड़ तावड़ में वहाँ जाना ज़रूरी था। तो बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ जो वारंट लिया था टाडा कोर्ट का था, उस वक्त टाडा कोर्ट दिल्ली में नहीं था, चूँकि इलाहाबाद का मामला कानपुर में था। तो एक डीवाईएसपी को कानपुर भेजा, कोई नया वारंट लेके आओ। फिर हमारा पासपोर्ट था वो डेड हो चुका था, तो डेड पासपोर्ट पे तो बाहर जा नहीं सकते हैं। तो एक पुलिस कमिश्नर बॉम्बे के थे, वो पहले सीबीआई में रह चुके थे, मिस्टर साहनी, हम उनको कहा कि साहब जाना है, तो हमारा पासपोर्ट तो डेड है। तो कहते हैं घबराइए नहीं, आप यहाँ आ जाइए बॉम्बे। तो बॉम्बे में 2 इंस्पेक्टर आपको मिलेंगे, पासपोर्ट हो या ना हो आपको प्लेन में बिठा देंगे। तो शाम को वहाँ से कानपुर से वारंट आया, हमने अपना डेड पासपोर्ट अपने साथ लिया, एक्सपायर्ड पासपोर्ट। बॉम्बे पहुँचे, वहाँ इंस्पेक्टर मिले, तो उन्होंने हमें प्लेन में बिठा दिया। इसी बीच में हमने दिन में फ़ोन कर दिया था अपनी एम्बेसी को, वहाँ पे मिशन जो है ना सिंगापुर। तो उन्होंने कहा घबराइए मत, आप आ जाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वैसे बड़ी स्लो है, लेकिन जब काम करती है तो ये चीते की चाल चलती है। तो बस रात भर चलते रहे, वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि एक इंडियन एक थैला लेके वहाँ घूम रहा है। हमने कहा यही एम्बेसी का बंदा होना चाहिए। तो वहाँ मुझे 2-3 पुलिस ऑफिसर रिसीव करने आए, सिंगापुर पुलिस के, और उन्होंने कहा साहब, मैंने कहा भाई हमारा पासपोर्ट डेड है, डोंट बॉदर। उसी बीच में वो मिल गया, शर्मा, मैंने कहा हाँ। फिर जो पासपोर्ट दिया, उसने ठप्पा लगाया, वैलिड हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब काम करती है तो बहुत अजीब तरीके से काम करती है, बहुत फास्ट काम करती है। तो वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा अभी कोर्ट में चलिए। तो मैंने कहा साहब सारी रात का मेरे मुँह में जहाग आ रहे हैं, अभी तो मैं होटल में थोड़ा चेक करूँगा, मुँह हाथ धोऊँगा तब चलेंगे। तो उन्होंने थोड़ा टाइम दिया, वहाँ पे फिर कोर्ट में गए। तो उन्होंने फिर से मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, और हमने जो पेपर बनाए हुए थे वो कोर्ट को दिखाया कि ये वारंट है, ये है, ये है। तो मजिस्ट्रेट ने ये पूछा कि भाई ये तो कहता है कि मैं ओम प्रकाश अग्रवाला हूँ, इसका नाम है ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उसका सर नेम निक नेम है बबलू श्रीवास्तव, लेकिन जो दुबई से चला तो उसने अपना नाम बदल कर लिया ओम प्रकाश अग्रवाला, और अपने साथ एक कोई क्रिमिनल था, उसकी बीबी ले ली और उसका बच्चा ले लिया। तो ये कहता है कि मैं तो दूसरा आदमी हूँ। तो क्या है कि मैंने उसके ऊपर कोई, अभी मेरे पास रखा है डॉक्यूमेंट, 100 पेज का एक नोट बनाया था अपने रिकॉर्ड के लिए। तो उसमें उसका फ़ोटोग्राफ भी लगा हुआ था, उसकी हैबिट्स भी लगी हुई थी, उसके खिलाफ केसेस वो भी लगे, अभी मैंने रखा हुआ है। तो अपनी जब बुक लिखूँगा तो उसमें उसको डालूँगा। तो मैंने कहा कि ये है, तो सारा कुछ वही था। तो उन्होंने कहा हाँ है, तो वही आदमी है, तो ये तो नेचुरल कोर्स में बनाया हुआ है। तो फिर इस तरह से उसका अरेस्ट वैलिड हुआ और उसको उन्होंने डिटेन कर लिया। फिर मैं वापस आया, फिर एक बार दूसरी बार गया, उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी कि
आइडेंटिफाई कैसे होना है, तो क्यों नाम उसका डिफरेंट था, पासपोर्ट डिफरेंट था, तो उसके फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफिकेशन होना है। तो हमने इंडिया में बात करी, तो एक हमारे यूपी काडर के आईपीएस ऑफिसर थे लखनऊ में, उन्होंने कहा कि बबलू श्रीवास्तव एक बार एनएसए में गिरफ़्तार हुआ था, और यूपी में जो एनएसए में गिरफ़्तार होते हैं उनका फिंगरप्रिंट दिया जाता है, तो मैं निकलवा देता हूँ। तो उन्होंने निकलवा के भिजवा दिया, तो वहाँ का फिंगरप्रिंट बबलू का हम वहाँ से लाए, यहाँ का फिंगरप्रिंट ये मिल गया, दोनों को मैच करा दिया, आइडेंटिटी फिक्स हो गई। फिर दूसरी बार इसलिए उन्होंने उसका एक्सट्रीडिशन कर दिया, दूसरी बार मैंने उनको ये डॉक्यूमेंट दिए। फिर एक्सट्रीडिशन में एक इशू उसने ये उठाया, होशियार बहुत है, कहते हैं कि साहब एक्सट्रीडिशन डॉक्यूमेंट जो है फॉरेन मिनिस्टर के साइन होने चाहिए, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साइन है। भाटिया नाम के एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो ये जो एक्सट्रीडिशन का इम्प्लीमेंटेशन लॉ है, भाटिया साहब के ऑफिस में बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारा मोहर ही नहीं है, तो हमने अपने पैसे खर्च करके वो मोहर बनवाई, फिर जाके मिनिस्टर के ऑफिस में वो मोहर लगवाई, लेकिन वो कहते हैं कि ये साहब ये तो मिनिस्टर स्टेट है, फुल मिनिस्टर नहीं है, ये वैलिड नहीं है। फिर हम घबराए, तो हमने बात करी यहाँ मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स में, एक जॉइंट सेक्रेटरी थे जो चीफ पासपोर्ट ऑफिसर कहलाते हैं, उन्होंने कहा कि साहब क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस में ये पावर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने मिनिस्टर स्टेट को डेलीगेट कर दी है, लेकिन उसको प्रूव करना है। तो हमने कहा वो डॉक्यूमेंट भेजो, तो वो जो फॉरेन सर्विस ऑफिसर था बेचारे ने मिडनाइट को अपना दफ्तर खोला पटियाला हाउस में, और वो डॉक्यूमेंट हमें भेजा। वो हमारे पास फैक्स नहीं था, टेलेक्स था उस ज़माने में, तो टेलेक्स से आया, फिर दूसरे दिन वो कोर्ट में पेश हुआ, और फिर इस तरह से उसका एक्सट्रीडिशन बबलू श्रीवास्तव का हुआ। तो बबलू श्रीवास्तव जो आपने बोला कि दुबई से उन सिंगापुर, तो माना जाता है कि दाऊद इब्राहिम डी कंपनी ने मुखबरी करी थी बबलू श्रीवास्तव की, और प्रेशर था। ये सही हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। सही हो सकता है, मुखबरी हुई थी, और मुखबरी हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर को मिली थी ये खबर, और उन्होंने हमें बताया था कि चल दिया है, तैयार हो जाओ, और हमने आनंद फानंद में उसको, ऐसे हो सकता है ये। क्योंकि दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी के लोग इस मामले माहिर हैं, जो दुश्मन है, और सेटिंग तो मानी जाती, कम से कम मुंबई में तो सेटिंग मानी जाती थी उनकी। हुआ होगा ऐसे। प्रेशर भी था बबलू श्रीवास्तव के ऊपर एक्शन लेने के लिए दाऊद इब्राहिम डी कंपनी। नहीं, क्या प्रेशर है? इस प्रेशर वर्ड को आप भूल जाइए जब हमसे बात करते हो, तो अब कोई तो प्रेशर 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वो कई एप्लीकेशन बबलू श्रीवास्तव डालता है कि मुझे छोड़ा जाए। वो देखो, वो तो उसका अधिकार है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। 30 साल जेल में ये सही है, तो वो तो उसका हक है, छोड़े या ना छोड़े। ये कॉम्पिटेंट, प्रेशर वर्ड को आप हमारी डिक्शनरी से, अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए जब मुझसे बात करते हो तो। नेशनल कॉज में प्रेशर क्या है? प्रेशर होता है 19-20 कि भाई छोटी मोटी मारपीट हो गई, अरे साहब छोड़ो, गांव के लड़के हैं, वह ऐसे बड़े बड़े केसेस में प्रेशर, क्या प्रेशर होता है? कभी प्रेशर माना नहीं, कभी किसी ने डाला नहीं। मैंने तो अपने लाइफ में प्रेशर कभी फील ही नहीं किया। आपको क्या लगता है, छोड़ा जाना चाहिए? 30 साल हो गए। देखो, आज बात सुनो, अब मैंने उसको देखा नहीं। एक बार मैं उससे मिला था 20 साल पहले, जब हमारा किडनैपिंग हो गया था एक इंडस्ट्रियल फैमिली की लेडी का, जब मैं सीआईडी क्राइम ब्रांच में था। उस वक्त तो बिल्कुल होशियार था और वैसे ही लग रहा था। अब 20 साल में वो, उसकी बॉडी का क्या हुआ होगा, कैसा रहा होगा, बट मुझे एक चीज़ याद है कि उसकी मेमोरी बड़ी शार्प थी। 200 टेलीफोन नंबर याद रखता था। जेल में बैठ के ही मैंने उसकी मदद मांगी थी कि भाई ये किडनैपिंग हो गई है, कैसा है? ऐसी किडनैपिंग तो, क्योंकि हमारे डीजी साहब को बॉम्बे पुलिस के एक ऑफिसर ने बता दिया कि बबलू श्रीवास्तव ऐसे कर सकता है। तो मैं जानता था कि बबलू श्रीवास्तव ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन चूँकि मेरे पास कोई और लाइन नहीं थी, तो अपने डीजी को मैं कैसे कह दूँगा? आईजी क्राइम ब्रांच था कि भाई ये गलत है। तो मैंने कहा हाँ, हम जाते हैं। तो उसने कहा कि साहब ऐसा काम हम नहीं करते, और बहुत रिच आदमी है पकड़ने के लिए, वो नहीं है। तो अब क्या, मुझे पता नहीं, 30 साल बहुत लंबा टाइम होता है, उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, कैसी है, तो ये तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को निर्णय लेने की ज़रूरत है। अब तो खैर वो पाकिस्तान सरकार से ही वांटेड हो गया है। पाकिस्तान कहती है कि वो बबलू श्रीवास्तव जो है वो पाकिस्तान में आतंकवादियों को मरवा रहा है। अब वो मेरी जानकारी नहीं है, आपकी जानकारी है, सही हो सकती है। अच्छा, मेरा एक और आखिरी सवाल है, अबू सलेम को पुर्तगाल से लाना कितना मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था, मैं बताऊं। मैं जब अबू सलेम के एक्सट्रेडिशन के पेपर तैयार हुए, और ये बहुत लंबा काम है पेपर बनाने का, सबसे पहले इसकी शुरुआत मैंने ही करी थी,
और वो कश्मीरी टेररिस्ट के बारे में थी। तो वो काम हमने सीखा, मिल के किया। उसके बाद बबलू श्रीवास्तव के कागज़ भी हम ही ने बनाए, अभी मैंने एक कॉपी रखी हुई है। ये काम विजय शंकर जी ने शुरू किया, उनकी देख रेख। वो एडिशनल डायरेक्टर थे, मैं उस वक्त सीबीआई में नहीं था, मैं राजस्थान में था। तो उसमें जो हमारी मिशन था ना, एम्बेसी, उन्होंने बहुत मदद करी। एक एम्बेसडर थी लता समथिंग, एक बार हमसे मिली भी थी, मैंने पूरा नाम भूल रहा हूँ। बहुत उन्होंने ज़ोर लगाया। तो इसका श्रेय विजय शंकर जी को भी जाता है। लेकिन तब तक मैं सीबीआई में आ चुका था। तो विजय शंकर जी सीबीआई से बाहर थे, हाँ बाहर थे। और मिश्रा जी उस वक्त डायरेक्टर थे। तो हुआ यूँ कि खबर चली कि साहब वो पकड़ा गया है और गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया है कि इसको एक्सट्रेडिशन, इसको इंडिया वापस ले जाओ। तो अब लाएं कैसे? रेगुलर लाइन में, एयरलाइंस में तो ला नहीं सकते हैं। फिर हम अपनी एक एजेंसी के चीफ से मिले, अपने डायरेक्टर साहब के साथ। तो उन्होंने अपना स्पेशल एयरक्राफ्ट दिया, तो उसको जल्दी जल्दी टीम तैयार करी। और फिर चूँकि उसके साथ वो लेडी भी थी एक, मोनिका बॉलीवुड अभिनेत्री, तो लेडी को भी लाना था। तो एक दो लेडी ऑफिसर भी चाहिए। तो हमारे रिसेप्शन पे एक हेड कांस्टेबल थी। तो मैं शाम को ऐसे ही घूम रहा था, लेडी चाहिए। मैंने कहा अभी किसी के पास पासपोर्ट है? उसने कहा मेरे पास पासपोर्ट है। मैंने कहा जाओ तैयार हो जाओ। तो ऐसे करके टीम बनाई। तो वो सारी टीम गई और उसको लाए। तो ये जानकारी सिर्फ 3 लोगों के पास थी, एक डायरेक्टर साहब के पास, एक मेरे पास, और एक हमारा इंटरपोल इंचार्ज है उसके पास। चौथे आदमी के पास ये जानकारी नहीं थी। तो फिर ये स्पेशल एयरक्राफ्ट गया, वहाँ उसको डाला। और फिर बीच में फ्यूल लेना था, तो इजिप्ट में रुका। तो देखो रास्ते में कोई भी व्यवधान पैदा कर सकता है, तो किसी को पता ही नहीं था क्या है ये। तो इजिप्ट में उन्होंने फ्यूल लिया, उड़ा, बॉम्बे आ गया। अब बॉम्बे आ गया तो तब तक आईबी को भी पता नहीं था। फिर वो बॉम्बे उतरने के बाद आईबी को पता चला, तो फिर वो पता नहीं क्या क्या करने लग गए। तो फिर मैंने किसी से बात करी, फिर पुलिस कमिश्नर बॉम्बे का मेरा बैचमेट था, कहता है हमें भी नहीं बताते हो। तो इसको हमने बिल्कुल सीक्रेट रखा, आईबी को भी नहीं पता चला, बॉम्बे पुलिस को पता नहीं चला, और यहाँ पे आ गया। फिर वो ट्रायल हुई तो उसको लाइफ टर्म हो गया। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट को ये अंडरटेकिंग दी थी कि अगर इसका कन्विक्शन हुआ तो ये 25 साल मैक्सिमम जेल में रहेगा। 34 तो है, हाँ। तो अब ये 2006 में आया, तो 25 साल हो गए 31 में। तो 31 के बाद, उसके बाद 2031 के बाद उसको हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज फिर हमारी गवर्नमेंट का वर्ड है, वर्ड ऑफ ऑनर झूठा हो जाएगा। अब यही इशू है बस, बाकी जेल में है। तो जब ला रहे थे तो मोनिका बेदी अभिनेत्री, और वो तो बड़ा हीरो टाइप पूरा देखा है। अबू सलेम पूरा हीरो स्टाइल में रहता है। लेकिन एक बात सुनो, लगता हीरो है, मैंने उसको देखा था, वो बकरी के बच्चे के बराबर है, बहुत छोटा है, मेरे अंगूठे के बराबर है, कुछ नहीं। लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन, मतलब कुछ नहीं। गुलशन कुमार की हत्या में भी उसका नाम, और पूरे बॉलीवुड से वो एक्सटॉर्शन वसूल करता था। वो छोटा सा कद का है, मरियल सा है, बस ये है कि क्रिमिनल्स थे, उसके बाद गोली मार देते थे। ये कुछ कोई डॉन नहीं है वो। ये दाऊद इब्राहिम, ये क्या है? ये भी 5 फीट 2 इंच का है, लेकिन है बॉडीली कुछ नहीं है, मेरे अंगूठे के बराबर है, यूजलेस, ऐसे ही नाम है। तो क्या अबू सलेम का जब आपने फ्लाइट में डाला? नहीं, मैं तो मेरी टीम के भी ध्यान डाला, कुछ नहीं कर सकते, 10-15 आदमी थे, लोकल पुलिस ने डाल दिया, उठा लाया, बांध दो उसमें सड़क कुर्सी के साथ में। बताइए, 2 अंडरवर्ल्ड डॉन, अबू सलेम, वो तो मतलब इंडियन एजेंसीज के लिए सरदर्द बन गया था, जिस तरह से बन गया। अब वो कितने साल हो गए, 6 से 20 साल हो गए अंदर। तो 5 साल और रहेगा। उसके बाद इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फैसला लेना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा जो अंडरटेकिंग दिया, लिखित अंडरटेकिंग है हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की। इंटरेस्टिंग। बताइए, 2 अंडरवर्ल्ड डॉन, बबलू श्रीवास्तव। देखो, ईमानदारी से काम करो, कोई कुछ नहीं होता है। बी फेयर टू एवरीवन, जो करना है करना है। हम तो जब टेररिस्ट से बात करते थे, कहते थे भाई हम पुलिस हैं, पुलिस, आपने जुर्म किया है, हाँ किया है, हमारा काम आपको सजा दिलाना है, हाँ हम वही कर रहे हैं बस, और क्या है, सीधी सी बात है। सीधी बात है। अच्छा, अभी मौजूदा दौर में जो सीबीआई है,
वो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो मेरी बात सुनो, अब मुझे छोड़े वो हो गया 2008 में छोड़ा है, तो कितने साल हो गए? 16-17 साल हो गए। अब जो है ठीक है, और क्या है। इंस्टीट्यूशन पर अटैक होते हैं, सीबीआई देखो पर, ईडी अटैक तो हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि एक तो इंडियंस का पर्सपेक्टिव ठीक नहीं है। दुनिया में सब जगह क्राइम होते हैं, दुनिया में सब जगह क्रिमिनल छूटते हैं, दुनिया में सब जगह क्राइम वर्कआउट नहीं होते हैं, बाकी जगह ऐसा हल्ला नहीं होता है। इंडिया जो है बड़ा इमोशनल किस्म का, ये ऐसे ही आग भभकती है फिर बैठ जाते हैं। जो अच्छा होता है उसके बारे में चुप रहते हैं, और जो थोड़ा गड़बड़ होता है, कोई भी, ये हिंदुस्तानी लोग क्या दुनिया के लोग समझते नहीं हैं कि हर क्राइम वर्कआउट नहीं हो सकता है। कभी कभी क्राइम उलझा रह जाता है, और हर चार्जशीट में कन्विक्शन दुनिया में कहीं भी नहीं होता है, वो हिंदुस्तान में भी होता है। जब मैं ये कह रहा हूँ, ये किताब में अपने लिखा है मैंने, जब ये मैं कह रहा हूँ तो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि हर क्रिमिनल को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ और नहीं कह रहा हूँ कि हर केस वर्कआउट नहीं होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये लिमिटेशंस हैं, लॉ ऑफ नेचर है, हर क्राइम वर्कआउट नहीं होता है, और हर चार्जशीट में कन्विक्शन नहीं होता है। कारण मैं नहीं जानना चाहता हूँ, दुनिया में सब जगह सब बड़ी बड़ी एजेंसीज को होता है। अब FBI है, उसकी कन्विक्शन रेट सिर्फ 30% है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। और हिंदुस्तान में जो हमारा कानून है, डिटेक्शन में तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कन्विक्शन में हमारी बड़ी डिफ़िकल्टी है। ये इतने सारे एक्विटल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जो पुलिस बयान लिखती है उस पर दस्तखत नहीं होता है, तो बदल जाता है बंदा। 164 यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान करते हैं तो कोर्ट कहते हैं कि साहब आप 60 दिन बाद लाए हो, इसलिए इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। फिर कहते हैं ये बयान से बदल गया वो। अरे भाई, जिसने मर्डर किया वो बयान से तो बदलेगा, कॉमन सेंस लगाने की बात है। तो ये हिंदुस्तान में बड़ी विडम्बनाएँ हैं। तो लेकिन फिर भी सब बड़े बड़े क्राइम हिंदुस्तान में वर्कआउट हुए हैं, पुलिस ने वर्कआउट किए हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे इसका बहुत फ़ख्र है। तो आप किताब लिख रहे हैं अब आजकल? हाँ, एक तो लिखती है, एक और लिख रहा हूँ। मेरा पैशन है डायनेमिक्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, लास्ट चैप्टर लिख रहा हूँ। बताइए, इतनी बड़ी बड़ी जो फहरिस्त पड़ी हुई है, डी कंपनी, इतने बड़े बड़े को लाए आप। आपसे बात बहुत दिनों से करना चाह भी रहा था, और आज आप आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त इतने की इजाज़त देता है। ये शो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।